हेलो दोस्तों, मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वो अब एंड की तरफ है, यानी कि उसका अंत होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं आपके लिए बीजांडों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स या ओव्यूल। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि एक बीजांड की संरचना कैसी होती है और बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उन बीजांडों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो बीजांड जो होते हैं वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? तो बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। अब आगे हम चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए 3 बीजांडों को लाया हूँ। कितने बीजांडों को लाया हूँ? 3 बीजांडों। सबसे पहले हमारा ऋजु बीजांड, जिसे ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है। ऋजु बीजांड जिसे ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है। दूसरा है प्रतीप बीजांड, जिसे कि एनाट्रोपस कहा जाता है। ऋजु को ऑर्थोट्रोपस, प्रतीप एनाट्रोपस और अर्ध प्रतीप यानी आधा प्रतीप, तो इसको एनाट्रोपस कहा तो इसको कहेंगे हेमी एनाट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस। देखिए, इन तीनों में क्या अंतर है आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि चित्रों से स्पष्ट है। इस वाले की हम बात करते हैं तो इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। जैसे कि हमने कल इसकी संरचना देख ली थी। बीजांड द्वार क्या होता है, बीजांड काय क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है, बीजांड ब्रंथ, हाइलम, ये सब क्या होते हैं वो हम कल के लेक्चर में बात कर चुके हैं। जिनको बीजांड की संरचना के बारे में पता नहीं है या जानकारी नहीं है तो हमारा पिछला लेक्चर जो था उसको देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बीजांड द्वार है, ये निभाग है और ये है इसका बीजांड ब्रंथ। सेम तीनों चीजें ही हमें ध्यान में रखनी है हर एक प्रकार के बीजांड में। तो देखिए, जो ऋजु बीजांड होगा उसमें देखिए क्या होता है, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ब्रंथ। दोबारा देखिए, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ब्रंथ एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। कौन कौन? तीनों चीजें, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ब्रंथ, तीनों अगर सीधी रेखा में स्थित हैं, अगर किसी बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ब्रंथ तीनों एक सीधी रेखा में स्थित हैं तो ऐसे बीजांड को ऋजु बीजांड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ब्रंथ अगर सीधी रेखा में स्थित हैं तो ऐसे बीजांडों को ऋजु बीजांड कहा जाता है। ध्यान रखिए, अब ये सबसे आदिम प्रकार की बीजांड है, यानी सबसे पहले जो पादप बने उनमें इस प्रकार के यानी कि ऋजु प्रकार के बीजांड पाए जाते थे और पाए जाते हैं अभी भी। एग्जाम्पल इसके पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी कुल, और साथ में है अधिकांश जिम्नोस्पर्म। सिंपल है, पापा याद रखिए, पापा, पा से पॉलीगोनम और दूसरा पा पाइपरेसी, तो पापा। और तीसरा एग्जाम्पल हमें याद रखना है अधिकांश जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ऋजु बीजांड। कुछ भी नहीं है, हमारा हाथ, इसको हम बीजांड ब्रंथ मान लेते हैं और इसको हम मान लें बीजांड। तो ये ऐसे है, ऊपर की ओर मैं मान रहा हूं क्या, अपना बीजांड द्वार। तो ऐसा प्रकार का जो बीजांड होगा उसे ऋजु बीजांड कहते हैं। यानी बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ब्रंथ तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होने चाहिए। ऐसे जो बीजांड होगा उसको ऋजु बीजांड कहा जाता है। अब देखिए, दूसरे पर आते हैं। तो दूसरा जो बीजांड है वो है प्रतीप एनाट्रोपस, जिसकी संरचना हमने कल बनाई थी। इसमें क्या होता है, देखिए, इसको अगर मैं घुमा के यूं कर दूं, उल्टा कर दिया जाए, इसको और अधिक घुमा दिया जाए तो कौन सा प्रकार बन जाएगा? प्रतीप प्रकार बन जाएगा, यानी कि एनाट्रोपस बीजांड बन जाएगा। इस बीजांड में क्या होता है, जो बीजांड है वो 180 डिग्री पर घूम जाता है। ये देखिए, इसका बीजांड द्वार यूं था और इस बीजांड द्वार को मैं 180 डिग्री पर घुमा दूं तो ये बीजांड द्वार कहाँ आ जाएगा? नीचे। बीजांड द्वार कहाँ आ जाएगा? नीचे। लेकिन हाँ, बीजांड ब्रंथ को हमें नहीं घुमाना है, तो इसमें निभाग जो नीचे था वो अब ऊपर पहुंच गया और जो बीजांड द्वार ऊपर था वो इसमें नीचे हो गया। यानी कि बीजांड 180 डिग्री पर घूम जाता है। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, परंतु बीजांड द्वार जो बीजांड ब्रंथ है वो इसकी सीधी रेखा में स्थित नहीं है। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है कि जो बीजांड द्वार है वो हाइलम के पास आ जाता है। ये जो बीजांड द्वार है वो इस हाइलम के पास आ जाता है। हाइलम किसे कहते हैं? हमने कल कहा था, पिछले लेक्चर में कहा था कि जो बीजांड ब्रंथ है और बीजांड है उनके जुड़ने के स्थान को हम हाइलम या नाभिका कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी हाइलम या नाभिका होगी तो ये बीजांड द्वार किसके पास आ जाता है? हाइलम या नाभिका के पास आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही वर्तमान में सबसे ज़्यादा पाया
जाने वाला बीजांड है, जो कि आवृत बीजी पादपों के लगभग 82% कुलों में या कुलों के पादपों में पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक पाया जाने वाला बीजांड कौन सा है? जैसे क्वेश्चन आ जाए आम में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो सीधा एग्जाम्पल क्या देंगे हम? प्रतीप, एनाट्रोपस। अब तीसरे प्रकार की हम बात करते हैं तो वो है अर्ध प्रतीप, यानी कि इसको थोड़ा सा आधा घुमाया जाए तो कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा अर्ध प्रतीप, हेमी एनाट्रोपस। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारा बीजांड है वो केवल 90 डिग्री पर घूमता है। किसके साथ? इस बीजांड वृंत के साथ, यानी कि बीजांड वृंत। इसमें देखिए, इसमें 180 डिग्री पर घूमा, इसमें 0 डिग्री माना, इसमें 0 डिग्री, इसमें 180 डिग्री, और इसमें घूमता है कितना? मात्र 90 डिग्री। और ये जो लाइन का मतलब है कि इसमें बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में स्थित होंगे। देखिए, बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित हैं, लेकिन ये दोनों यानी कि बीजांड द्वार और निभाग किसके? बीजांड वृंत के साथ समकोण पर बनाए हुए हैं, ये समकोण पर स्थित हैं। तो दोस्तों, ऋजु, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस तीनों बीजांड बहुत सिंपल हैं और आसानी से याद हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये है रेननकुलस और प्रीमुलेसी फैमिली, रेननकुलस और प्रीमुलेसी फैमिली। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के बीजांड हमारे हो चुके हैं। अब 3 प्रकार के बीजांडों को मैं अभी वीडियो को पॉज करके अभी बनाता हूं, उसके बाद दोबारा हम मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, वेलकम बैक। हमने 3 प्रकार के बीजांडों के बीजांडों की बात कर ली थी। अब हम 3 प्रकार के जो शेष बचे बीजांड हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, चौथा प्रकार आता है, उसको हम कहते हैं कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस बीजांड। कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस बीजांड। इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि जो बीजांड वृंत होता है वो इतनी वृद्धि कर लेता है, जैसे मान लो हमारा ये ऋजु बीजांड है, तो इस ऋजु बीजांड में वो इतनी अधिक वृद्धि कर लेता है कि वो 360 डिग्री पर घूमकर वापस सीधा हो जाता है। यानी कि बीजांड वृंत 360 डिग्री पर घूम जाता है। बीजांड वृंत इतना लंबा हो गया कि जो बीजांड है वो 360 डिग्री पर घूम जाता है। आया समझ में? अच्छा, इसको मैं हटा दूं तो ये ऋजु बीजांड की संरचना बन रही है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं बीजांड वृंत को, तो ये एक प्रकार का कौन सा बीजांड है? ऋजु बीजांड है। यानी कि ऋजु बीजांड को अगर हम 360 डिग्री पर घुमा दें, ऋजु बीजांड को हम अगर 360 डिग्री पर घुमा दें तो कौन सा बीजांड बन जाएगा? कुंडलित बीजांड बन जाएगा। इसमें क्या होता है? बीजांड वृंत द्वारा चारों ओर से घिरा होता है। ये देखिए, ये बीजांड वृंत इतनी लंबाई में वृद्धि कर ली कि पूरे बीजांड को चारों ओर से किसने घेर लिया है? बीजांड वृंत ने घेर लिया है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इसके एग्जाम्पल बड़े याद करने हैं, इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो है कैक्टेसी कुल, जिसमें आता है नागफनी, और नागफनी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नागफनी को इंग्लिश में ओपनसिया भी कहते हैं, ध्यान रखें। तो कैक्टेसी और प्लम्बेजिनेसी कुल के जो पादप होंगे उनमें कुंडलित प्रकार का बीजांड पाया जाएगा। किस किस में? कैक्टेसी और प्लम्बेजिनेसी कुल के पादपों में। तो ये है कुंडलित। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बचते हैं 2 प्रकार के बीजांड, और ये दोनों ही थोड़े क्या है कि अलग अलग कोर्सों में, यानी कि एनसीईआरटी कुछ अलग बता रही है और हमारी जो आरबीएसई है वर्तमान राजस्थान की, वो थोड़ा अलग बता रही है, और बीएससी की जो बुक्स हैं उनमें भी कुछ अलग है। तो इन दोनों में थोड़ा सा चक्कर पड़ता है। वो देखिए, वक्र बीजांड जिसको कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस, वक्र कैम्पाइलोट्रोपस, इसमें क्या होता है? अच्छा, अभी तक हमने 4 प्रकार के बीजांड पढ़े हैं। सबसे पहले ऋजु, उसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में स्थित थे। उसके बाद हमने पढ़ा प्रतीप बीजांड, उसमें भी क्या होता है? बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत वो भी किसमें स्थित थे? दोनों तो उसमें थे सीधी रेखा में, लेकिन बीजांड वृंत कहाँ था? समकोण पर। लेकिन किसकी बात करें? निभाग की और बीजांड द्वार की, वो एक सीधी रेखा में थे। तीसरे प्रकार में भी यही कंडीशन थी और चौथे प्रकार में भी यही कंडीशन है। यानी कि चारों प्रकार के बीजांडों में क्या हुआ था कि जो बीजांड द्वार है और जो निभाग है वो एक सीधी रेखा पर स्थित थे। अब जो 5वां प्रकार है उसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। वो देखिए, इसमें बीजांड द्वार ये रहा और निभाग ये रहा, एक सीधी रेखा में स्थित नहीं है। पहली कंडीशन। जो वक्र बीजांड है, मतलब वक्र है मतलब टेढ़ा हो गया, यानी कि किसके पास टेढ़ा हुआ है? वो निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में नहीं है। तो इसमें वक्र बीजांड, बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में स्थित नहीं होती। दूसरी बात,
निभाग जो है वो बीजांड वृंत के समकोण पर होता है। ये जो बीजांड वृंत है उसके समकोण पर कौन स्थित है? निभाग स्थित है। ध्यान, बस इतनी सी बात है इसमें कि पहली बात, निभाग और जो बीजांड द्वार है वो एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में नहीं है, क्योंकि इसका मुंह किधर है? थोड़ा नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो ये समकोण पर या सीधी रेखा में नहीं है। और किसके समकोण पर है ये निभाग? तो वो है किसके? बीजांड वृंत के समकोण पर। इसके एग्जाम्पल देखिए, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी में हमारी जितनी भी दालें हैं वो आती हैं, चना ले लो, उड़द, मूंग, मटर, जितनी भी दालें हैं वो सब इसमें आती हैं। तो लेग्यूमिनोसी कुल और क्रूसिफेरी कुल के पादप जो होंगे उनमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाएगा? उनमें पाया जाएगा अपना 5वां प्रकार यानी वक्र कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, छठे प्रकार की हम बात करते हैं जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स या फिर एम्फीट्रोपस बीजांड। एम्फीट्रोपस बीजांड, इसमें देखिए कि बीजांड में वक्रता के कारण भ्रूण कोष मुड़ जाता है। ध्यान दो, इस वाले सबसे एंड में वाले में क्या हो रहा है? इसमें ये बीजांड काय है, इसमें जो बीजांड काय है और जो भ्रूणकोष है वो दोनों ही मुड़ जाते हैं। तो बीजांड में वक्रता उत्पन्न होती है जिसके कारण भ्रूणकोष भी मुड़ जाता है। ये भ्रूणकोष भी मुड़ गया है। और बीजांड काय, ये वाली संरचना, तो बीजांड काय और भ्रूणकोष दोनों घोड़े की नाल के समान मुड़ जाते हैं, यानी कि दोनों ही मुड़ जाते हैं। और किसके प्रकार की या किसके समान आकृति बनाते हैं? तो वो बनाते हैं घोड़े की नाल के समान आकृति। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए कोई भी सीधी रेखा में नहीं है, क्योंकि बीजांड द्वार कहाँ है? नीचे। इसका सरल रेखा यूं जाती है, लेकिन यहाँ निभाग है, तो इसमें कोई भी सरल रेखा में स्थित नहीं है। हमें याद रखना है कि जो अनुप्रस्थ होगा उसमें घोड़े की नाल के आकार की संरचना बनेगी। इसके एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक मौसी है, हमारी मौसी है जिसका नाम है एलिस। मौसी का नाम क्या है? एलिस। और वो बड़ी सुंदर है, यानी कि ब्यूटीफुल है। तो देखिए, एलिस मैसी, मौसी मत करना आप, एलिस मैसी और ब्यूटीफुल है तो ब्यूटो मैसी। एलिस मैसी, ब्यूटो मैसी। ठीक है दोस्तों, अब ये तो है एनसीईआरटी वाली बात, यानी कि एनसीईआरटी कोर्स में ये वर्णन दिया जाता है। और हमारी जो बुक है वो इस वाले जो संरचना है इसको अनुप्रस्थ बता रही है, और इस वाली संरचना को हमारी बुक बता रही है कौन सा? वक्र बीजांड। ध्यान दो, ये कौन सा है? वक्र है। और हमारी बुक इसको क्या बता रही है? अनुप्रस्थ। और जो वक्र है, जो अनुप्रस्थ है, उसको बता रही है वक्र। मतलब इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया है। और ये वाली संरचना जो डिटेल है कि बीजांड काय और भ्रूणकोष दोनों घोड़े के नाल के समान मुड़ जाते हैं, इसको भी बुक में इसके साथ जोड़ा गया है। अब तुम कहोगे सर कौन सी बात माने? ये मैंने असली चीज बताई है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर भी, उनमें यही बात सामने निकल के आई है। हालांकि बीएससी की किताब में ये नहीं है, बुक के अनुसार दिया गया है, क्योंकि हमारी जो 12th आरबीएससी की बुक है वो बीएससी की किताब से निकली हुई है। तो बीएससी में जो है वही हमारी 12th की आरबीएससी में दी है, लेकिन ये एनसीईआरटी इस बात को फॉलो करती है। तो मैं यही बात लेके आया हूँ। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप और सारे वीडियोज़, लेक्चर्स यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आपकी कोचिंगों में जो पढ़ाया जाएगा आप उसको ही प्रमुख माने। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 6 प्रकार के बीजांड थे। सबसे पहले हमने जो बीजांड पढ़ा था वो था ऋजु बीजांड, जिसमें ऐसी संरचना थी, बस बीजांड वृंत यहाँ पर थे। ऋजु बीजांड के बाद हमने जो पढ़ा था, उसके बाद हम ऋजु बीजांड के पास गए, कौन सा था? प्रतीप बीजांड था, जिसमें इसको उल्टा कर दिया गया था। प्रतीप बीजांड के बाद हम गए कहाँ पर? अर्ध प्रतीप बीजांड पर, और इसके बाद आए हम कुंडलित, फिर 5वां आता है वक्र, और 6ठा आता है अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यानी कि आज का जो लेक्चर है, इसके बाद हम केवल एक लेक्चर और लाएंगे जिसमें आपका जो सेकंड पार्ट होगा 12th बायो का, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे अगर इन वीडियो को देखकर कुछ सीख रहे हैं, कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारी वीडियोज़ पर भी लाइक कम आती हैं, और साथ में जो शेयर्स हैं वो भी बहुत कम हैं, और सब्सक्राइबर भी कम ही बढ़ रहे हैं, तो कमेंट भी कम ही आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हमें बताएं सर आप ठीक कर रहे हो, सर आप ये कमी रख रहे हैं। तो इन सभी बातों से हमें क्या होगा? हमें हमारी कमियों का पता चलेगा, और पता चलेगा कमियों का तो हम और भी सुधार करने की कोशिश
करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो हमारा आगे का टॉपिक है वो अगली वीडियो में जो लाएंगे वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश। तो इस भ्रूणकोश की संरचना को हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए घर पे रहें, सावधान रहें और कोरोना से फाइट जारी रखें, घर से निकले नहीं और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।